हेलो एवरीवन। हमारे आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 4 को ही आगे देखने जा रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इसमें हम सेक्शन 51 से लेकर 54 तक के देखेंगे। सेक्शन 51 बोलता है प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। इसका मतलब यह है कि जो प्रॉमिसर है वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा, जब तक कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसी जो है वो तैयार है और उसकी इच्छा है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने की। सेक्शन 52 बोलता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसका मतलब यह है कि क्रम क्या होगा, कब जब कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस किए गए हैं तो उनके परफॉर्मेंस का मतलब कौन सा प्रॉमिस पहले परफॉर्म किया जाएगा और कौन सा प्रॉमिस बाद में। सेक्शन 53 बोलता है लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू टेक इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा इवेंट है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट करता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट लागू होता है और कोई पार्टी उसको रोकती है, उस इवेंट को होने से रोकती है, तो उस पार्टी की लायबिलिटी क्या होगी। सेक्शन 54 बोलता है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं और ऐसा प्रॉमिस जिसको पहले परफॉर्म किया जाना है उसको परफॉर्म करने में डिफ़ॉल्ट होता है, उसको नहीं परफॉर्म किया जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 51। सेक्शन 51 बोलता है प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस reciprocal promisee ready and willing to perform. When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, no promiser need to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. इसका मतलब यह है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, मतलब एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस किया गया है, जिनको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ परफॉर्म किया जाना है, तो कोई भी प्रॉमिसर बाध्य नहीं होगा, उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है अपना प्रॉमिस। कब तक के? जब तक कि जो सामने वाला प्रॉमिसर है या प्रॉमिसी है वो तैयार है और साथ में उसकी इच्छा है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने की, तब तक के दूसरा जो प्रॉमिसर है वो बाध्य नहीं होगा। हम इसके कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें। पहला इलस्ट्रेशन है ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड फॉर बाय बी ऑन डिलीवरी। ए नीड नॉट टू डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी। बी नीड नॉट टू पे फॉर द गुड्स अनलेस ए इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर दैम ऑन पेमेंट। इसका मतलब यह है ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए जो है वो बी को कुछ गुड्स डिलीवर करेगा और बदले में बी ये प्रॉमिस करता है कि बी जब उस गुड्स की डिलीवरी होगी तब ए को पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे बात ये है कि ए को तब तक के गुड्स डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक के वो गुड्स को डिलीवर करने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक के बी वो पेमेंट जो उसको करना है डिलीवरी के टाइम उसको करने के लिए तैयार ना हो, जब तक कि उसको करने की उसकी इच्छा ना हो, और साथ में बी इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है, वो पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि ए तैयार ना हो किस चीज़ के लिए, गुड्स को डिलीवर करने के लिए। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी एट अ प्राइस टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स। The first installment to be paid on delivery. A need not to deliver unless B is ready and willing to pay the first installment on delivery. B need not to pay the first installment unless A is ready and willing to deliver the goods on payment of the first installment. इसका मतलब यह है कि A और B कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि A जो है वो B को कुछ गुड्स डिलीवर करेगा और बी जो है उसको एक सर्टेन प्राइस पे जब वो ख़रीद रहा है तो उसका जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में करेगा, और जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो कब दी जाएगी, जब डिलीवरी होगी तब। अब ए को ये ज़रूरत नहीं है कि वो गुड्स को डिलीवर करे जब तक कि बी रेडी तैयार नहीं है, जब तक कि वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के लिए, और बी को ये बाध्य नहीं है
कि वह फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे जब तक कि ए तैयार नहीं है गुड्स को डिलीवर करने के लिए। ये मतलब है पूरे सेक्शन 51 का। आगे देखते हैं सेक्शन 52, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मतलब जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं उनका परफॉर्मेंस का जो ऑर्डर क्रम क्या होगा, किस क्रम में उनको परफॉर्म किया जाएगा। वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, they shall be performed in that order, and where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, कंटेन करता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें एक्सप्रेसली ये दिया हुआ है, फिक्स किया गया है कि पहले ये प्रॉमिस परफॉर्म किया जाएगा और उसके बाद दूसरा प्रॉमिस परफॉर्म किया जाएगा, तो उसका परफॉर्मेंस उसी ऑर्डर में होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली फिक्स्ड नहीं किया गया है कि किस क्रम में, किस ऑर्डर में किसी भी प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन बताया गया है उसका नेचर क्या है, और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि किस ऑर्डर में परफॉर्मेंस होगा। इसके आगे हम इसके कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसको बेहतर समझने के लिए। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स्ड प्राइस। A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it। इसका मतलब ये है कि A और B ये प्रॉमिस करते हैं कि A जो है वो B के लिए एक घर का निर्माण करेगा, और बदले में B ये प्रॉमिस करता है कि वो उसको एक निश्चित रकम देगा, फिक्स्ड प्राइस उसको पे करेगा। अब जो A का प्रॉमिस है घर बनाने का, वो पहले परफॉर्म करना होगा A को, और उसके बाद ही वो B को कंपेल कर सकता है पे करने के लिए। ये ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है, ये नेचर जो है ट्रांजैक्शन का उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं सेक्शन 53, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। मतलब कोई भी पार्टी अगर किसी ऐसे इवेंट को रोकती है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, तो उस पार्टी की लायबिलिटी क्या होगी। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रोमिसेस and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in consequence of the non-performance of the contract। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस को कंटेन करता है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं, और कोई भी एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी को रोकती है, उसको प्रिवेंट करती है उसके प्रॉमिस को परफॉर्म करने से, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। और उसको वॉइड कौन करवा सकता है? वो पार्टी जिसको रोका गया है, और उसके साथ साथ उस पार्टी के पास ये भी राइट्स हैं, वो एंटाइटल है कंपेंसेशन डिमांड करने की उस पार्टी से जिसने रोका है। और किस चीज़ के लिए? किसी भी ऐसे लॉस के लिए जो उसको हुआ है इस कारण क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सका। हम इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। A and B contract that B shall execute certain work for A for 1,000 rupees. B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevents him from doing so. The contract is voidable at the option of B, and if he elects to rescind it, he is entitled to recover from A compensation for any loss which he has incurred by its non-performance। इसका मतलब यह है कि A और B ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि B कुछ काम करेगा A के लिए, और बदले में A ये प्रॉमिस करता है कि वो B को 1,000 रुपये देगा। B जो है वो तैयार होता है कि वो अपना जो काम जो उसको करना है A के लिए वो उसको करने को तैयार होता है, बट जो A होता है वो उसको वो काम करने से रोक देता है। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो B के ऑप्शन पे वॉइडेबल है। अगर B चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड घोषित करवा सकता है, शून्य घोषित करवा सकता है, और अगर वो शून्य घोषित कराता है तो उसके पास ये राइट है कि वो A से अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए कंपेंसेशन डिमांड कर सकता है। इसके आगे देखते हैं सेक्शन 54, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं और उसमें से वो प्रॉमिस जिसको पहले परफॉर्म करना था
उसको परफॉर्म करने में डिफ़ॉल्ट किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed, the promiser of the promise last mentioned fails to perform it. Such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the non performance of the contract. इसका मतलब ये है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं और उसमें क्लियरली ये चीज़ समझ आ रही है कि कौन सा प्रॉमिस पहले परफॉर्म किया जाना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस भी पार्टी की है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की जिसको पहले किया जाना है, अगर वो उसमें डिफ़ॉल्ट करता है, मतलब उसको परफॉर्म नहीं करता है, तो वो पार्टी दूसरी पार्टी से किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने का या कंपेंसेशन का। उसके साथ साथ जो दूसरी पार्टी है जिसका प्रॉमिस बाद में परफॉर्म करने का दायित्व था, वो चाहे तो पहली पार्टी से कंपेंसेशन भी डिमांड कर सकती है। इस सेक्शन को बेहतर समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए हायर्स बी शिप टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कलकत्ता टू मॉरिशस अ कार्गो to be provided by A, B receiving a certain freight for its conveyance. A does not provide any cargo for the ship. A cannot claim the performance of B's promise and must make compensation to B for the loss which B sustains by the non-performance of the contract. इसका मतलब यह है कि A B की शिप को हायर करता है, किस चीज़ के लिए? एक कार्गो को कलकत्ता से मॉरिशस पहुंचाने के लिए, और बदले में बी को एक निश्चित रकम देने का वादा करता है उस पहुंचाने का जो कार्य है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन ए जो है वो बी को कोई भी कार्गो अवेलेबल नहीं कराता। अब अवेलेबल नहीं कराया तो कन्वेंस नहीं हो सकता, वो किसी भी चीज़ को पहुंचा नहीं सकता, तो जो ए है वो क्लेम नहीं कर सकता परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और साथ में अगर बी कोई लॉस होता है तो वो चाहे तो ए से कंपेंसेशन भी डिमांड कर सकता है। थैंक यू।